बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू होपलेस मेडिकोस। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने ड्रग्स ऑफ एनिमल ओरिजिन को डिस्कस किया था और हम 3 ड्रग्स जो है वो डिस्कस कर चुके हैं, शिलैक और इसके अलावा हम मस्क और सिविट, ये 3 ड्रग्स हैं जो हम डिस्कस कर चुके हैं। आज के हमारे टॉपिक में जो ड्रग है इंक्लूड है वो है एम्बरग्रीस। एम्बरग्रीस का कॉमन नेम क्या है? एम्बरग्रीस को ग्रे एम्बर भी कहा जाता है एंड एम्बरग्रीस भी कहते हैं। ये आपके पास अरेबिया से वर्ड निकला था, अरेबिक वर्ड था एम्बर, वहाँ से ये वर्ड जो है वो डिराइव हुआ था एम्बरग्रीस। इसका बायोलॉजिकल ओरिजिन क्या है? बायोलॉजिकल ओरिजिन है फाइसेटर कैटाडोन। फैमिली क्या है? फाइसेटेरिडी। जियोग्राफिकल सोर्स की बात करें तो ये कहाँ पर आपको मिलती है? एटलांटिक ओशंस पे एंड ऑन द कोस्ट ऑफ साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील, चाइना, जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। फॉर्मेशन क्या है? पहले तो ये पता होना चाहिए एम्बरग्रीस क्या होती है। एम्बरग्रीस जो है वो आपके पास इज़ अ सॉलिड वैक्सी एंड फ्लेमेबल सब्सटेंस है, ठीक है। और कलर क्या इसका होता है? या तो ये डल ग्रे इन कलर होता है या ब्लैकिश इन कलर होता है। आपके पास ये प्रोड्यूस होता है डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ स्पर्म व्हेल। बेसिकली इट इज़ अ पैथोलॉजिकल प्रोडक्ट जो कहाँ पर आपके पास पाई जाती है? इंटेस्टाइनल ट्रैक ऑफ स्पर्म व्हेल। आप क्या करते हैं, जो स्पर्म व्हेल्स हैं वो अपनी फीड कहाँ से लेती हैं? कटल फिश से, उनको खाती हैं, ठीक है। अब क्या होता है, वो इनडाइजेस्टिबल बीक्स जो होती हैं इन एनिमल्स की, वो इरिटेशन कोज करती हैं व्हेल के स्टमक में। उस इरिटेशन की वजह से आपके पास जो है फॉर्मेशन ऑफ एम्बरग्रीस जो है वो स्टिमुलेट हो जाता है, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं एम्बरग्रीस की? एम्बरग्रीस इट इज़ ग्रे टू ब्लैक वैक्सी मैस है आपके पास। एग्रीएबल कैरेक्टरिस्टिक और परसिस्टेंट इसकी स्मेल होती है। ब्रिटल, फ्लेमेबल और कम्प्लीटली वोलाटाइल है हीट से। अगर हम 100 डिग्री सेल्सियस पे इसको हीट करते हैं तो आपको वाइट वेपर्स नज़र आएंगे। ये इनसोलेबल होता है वाटर में और अल्कली हाइड्रोक्साइड में, जबकि ये सोलेबल है आपके पास हॉट अल्कोहल में, क्लोरोफॉर्म में, ईथर में, फैट एंड वोलाटाइल ऑयल्स में। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या हैं? केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट इसका है ट्राइटरपीन अल्कोहल एंड एम्बेरिन। यूजेस क्या हैं? इसको यूज़ किया जाता है मोस्टली परफ्यूम इंडस्ट्री में, लोशंस में। इसके अलावा फ्लेवर, टोबैको के फ्लेवर को इन्हांस करने के लिए यूज़ किया जाता है। और जब हम इसको एक्सटर्नली अप्लाई करते हैं तो ये रिमूव कर देता है लोकलाइज पेन को और इचिंग को। ये यूज़फुल है आपके पास स्कैबीज में, पिंपल्स के ट्रीटमेंट में और अदर इन्फेक्शियस डिजीज़ में। इसके अलावा इसको यूज़ किया जाता है, आपने फ्लावर्स वाली शॉप पे जाते हैं तो आप देखते हैं कि फ्लावर्स जो है वो आपको फ्रेश ही नज़र आते हैं। उन पे जो स्प्रे किया जाता है वो भी एम्बरग्रीस का किया जाता है कि ना तो उनकी स्मेल ख़त्म हो और ना ही जो है उनकी लुक आपको जो है ना हमेशा उनकी लुक अच्छी ही लगे, फ्रेश ही लगे। उसके लिए जो स्प्रे यूज़ किया जाता है वो एम्बरग्रीस स्प्रे भी यूज़ किया जाता है। ओके, नेक्स्ट ड्रग आपके पास क्या है? नेक्स्ट ड्रग है हमारे पास हनी। हनी क्या है? हनी आपके पास एक स्वीट सेक्रीशन है जो कहाँ पर स्टोर होती है? हनी कॉम्ब में, ठीक है। कॉमन नेम क्या है? मधु, मध, मेल और प्योरीफाइड हनी भी कहा जाता है इसको। बोटेनिकल ओरिजिन क्या है? एपिस भी कहते हैं, एपिस भी इसको कहा जाता है। एपिस डोर्सेटा, एपिस फ्लोरिया, एपिस इंडिका एंड एपिस मेलिफेरा। फैमिली इसकी क्या है? फैमिली इसकी है एपिडी। जियोग्राफिकल सोर्स क्या है? अफ्रीका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, कैलिफोर्निया, चिली एंड न्यूजीलैंड में ये पाई जाती हैं। अब इसके कलेक्शन और प्रिपरेशन कैसे की जाती है? नेक्टर ऑफ फ्लावर होता है जो क्या कंटेन करता है? वाटरी सोल्यूशन। वो वाटरी सोल्यूशन में आपके पास 25% सुक्रोज होता है और 75% वाटर होता है। अब क्या होता है, अब वर्कर बी आती है
और वर्कर बी सक कर लेती है उस नेक्टर को। वो नेक्टर क्या कंटेन कर रहा है? 25% सुक्रोज एंड 75% वाटर। जब इसने नेक्टर को सक कर लिया, अब ये नेक्टर डिपॉजिट कर देगी हनी सैक लोकेटेड, उनके जो एब्डोमेन में है हनी सैक, उसमें ये स्टोर हो गया है। अब क्या होगा? जो एंजाइम इन्वर्टेज होगा, प्रेजेंट होगा, वो आपके पास ये सलाइवा ऑफ बी में प्रेजेंट है, ठीक है। अब ये एंजाइम इन्वर्टेज कन्वर्ट कर देगा नेक्टर को इन्वर्ट शुगर में, ठीक है। अब क्या होगा? आपके पास पार्शली जो है वो जो वर्कर बी है वो यूटिलाइज कर लेगी इस इन्वर्ट शुगर को। जो रिमेनिंग आपके पास शुगर रह जाएगी वो डिपॉजिट कर देगी हनी कॉम्ब में। जब इसने हनी कॉम्ब में इसको डिपॉजिट कर दिया, अब आप क्या करते हैं? हनी को लेने के लिए हनी कॉम्ब को जो है उसके पास जो है ना कोई भी स्मोक लाया जाता है, स्मोक प्रोड्यूस की जाती है। स्मोक से आप रिमूव कर देते हैं बीज को जब आपने रिमूव कर दिया, अब क्या होगा? आप हनी ऑब्टेन कर लेते हैं प्रेशर को अप्लाई करते हुए। लेकिन ये टेक्निक बहुत कम यूज़ की जाती है कि आप प्रेशर अप्लाई करें। अगर तो हम प्रेशर ज़्यादा अप्लाई कर देंगे तो वो प्रेशर जो है उसकी वजह से आपके पास जो बी वैक्स है वो भी आपको हनी के साथ साथ मिल जाएगी। लेकिन हमने बी वैक्स नहीं लेनी, हमने सिर्फ हनी लेना है। तो अगर तो बी वैक्स भी साथ आ जाएगी तो वो हनी को कंटेमिनेट कर रही है, इम्प्योरिटी ऐड हो गई है उसमें, ठीक है। तो ये जो टेक्निक है, ये जो भी एक्सपर्ट होते हैं कलेक्ट करने के लिए, वो इसको यूज़ करते हैं प्रेशर को अप्लाई करते हुए। दूसरा ये है कि आप नेचुरली उसको अलाउ करें कि वो ड्रेन करे, या आप ना नाइफ्स यूज़ करते हैं और इसको कट कर लेते हैं, बीज वैक्स को रिमूव कर लेते हैं और आप जो है वो हनी जो है वो ड्रेन हो जाता है। अब जब हमने हनी ले लिया तो हम क्या करेंगे? हम हनी को हीट करेंगे। हीट कितने टेम्परेचर पे हम करेंगे? 80 डिग्री सेल्सियस पे। और इसके बाद इसको रख देंगे कूल होने के लिए। जब ये कूल हो जाएगा तो हम इसको डाइल्यूट करते हैं, ठीक है, वाटर के साथ। डाइल्यूट किसके साथ करते हैं? हम इसको वाटर के साथ। और हमें क्या डेंसिटी उसकी चाहिए होती है? 1.35। लेकिन जो प्योर हनी होता है, प्योर हनी, ठीक है, प्योर हनी की जो डेंसिटी है वो आपके पास कितनी होती है? 1.47, ठीक है। अब हमने ये डेंसिटी भी आप ले सकते हैं, लेकिन हम इसको थोड़ा सा, ये बहुत ज़्यादा थिक होता है तो हम इसको थोड़ा सा डाइल्यूट कर देते हैं वाटर के साथ, और फिर जो डेंसिटी आती है वो आपके पास आती है 1.35। बाजू का हनी जो है वो ऑब्टेन किया जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। आपके पास जो हनी है वो जो है ज़रूरी है कि वो फ्री हो फॉरेन सब्सटेंसेस से, ठीक है। अब कौन कौन से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट हैं हनी में, या एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी कह सकते हैं आप। फर्स्ट, इसमें मॉइस्चर होता है 14 to 24%, डेक्सट्रोज होता है 23 to 36%, फ्रुक्टोज होता है आपके पास 30 to 47%, सुक्रोज जो है वो 0.4 to 6%, डेक्सट्रीन एंड गम जो है वो 0 to 7%, ऐश जो है वो आपके पास 0.1 to 0.8%। इसके अलावा, इन सब के अलावा आपके पास स्मॉल अमाउंट में इसेंशियल ऑयल्स प्रेजेंट होते हैं, बीज वैक्स होती है, पोलन ग्रेन्स होते हैं, फॉर्मिक एसिड होता है, एसिटिक एसिड होता है, सक्सिनिक एसिड प्रेजेंट होता है, माल्टोज, डेक्सट्रीन, कलरिंग पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, वाइटामिन्स प्रेजेंट होते हैं, और एडमिक्सचर ऑफ एंजाइम्स। कौन से एंजाइम? डायस्टेज एंड इन्वर्टेज एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। इन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स को अगर आपने याद करना है तो ज़रूरी नहीं होता कि आप सारे लिखें, आपको जो मेन है वो तो लिखने चाहिए, ये वाले सारे लिखने चाहिए, मॉइस्चर, डेक्सट्रोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज, डेक्सट्रीन एंड गम एंड ऐश। आपको अगर इनकी वैल्यूज़ याद होती हैं तो आप याद कर लें कि कौन सा कितने % प्रेजेंट है। लेकिन अगर आपको ये याद नहीं हो रही तो पेपर अटैम्प्ट करने के लिए बेहतर ये होता है कि आप इनको स्किप कर दें, बजाय इसके कि आप गलत वैल्यूज़ लिख के आ जाए। आप कंटेंट्स को पूरा लिखें, कॉन्स्टिट्यूएंट जितने हैं वो पूरे लिखें, लेकिन आप उनकी वैल्यूज़ अगर आपको नहीं याद ठीक से तो आप उनको ना लिखें, ठीक है। आपके पास हनी में जो शुगर कंटेंट है वो वेरी करता है, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में भी वेरी करता है। मतलब अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं तो जब आप इंडिया में जाएंगे आपको हनी के टेस्ट में थोड़ा सा डिफरेंस मिलेगा, और इसलिए भी ये डिपेंड नेक्टर पे भी डिपेंड करता है, तो वो भी डिफरेंट हो सकते हैं, उसकी वजह से भी जो शुगर कंटेंट है वो वेरी कर सकता है, ठीक है।
अडल्ट्रेंट और सब्स्टिट्यूट्स क्या हैं आपके पास। अब आपके पास जो प्योर हनी है ना, उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो क्या करते हैं बहुत से लोग, जो भी सेल्समैन होते हैं, वो ये करते हैं कि वो मार्केट में हनी को लाने से पहले उसमें आर्टिफिशियल इन्वर्ट शुगर ऐड कर देते हैं या उसको मिक्स कर देते हैं शुगर केन सिरप के साथ। तो उससे जो हनी आया वो आपका प्योर हनी नहीं रहता, इम्प्योर हो जाता है। आपने मार्केट में या शॉप्स में देखा होगा कि आपके ना बहुत से हनी के पड़े होंगे, लेकिन कंटेनर्स जब हनी के पड़े होते हैं ना, तो कुछ कंटेनर्स में ना आपको वाइट कलर के नज़र आती हैं, वो होते हैं इम्प्योर हनी, वो प्योर हनी नहीं होता। लेकिन एक हनी आपको नज़र आएगा डार्क ब्राउन कलर का, वो हनी, उसकी प्राइस भी हाई होगी और वो हनी होगा जो आपके पास फुल प्योर फॉर्म में होगा, और इसके अलावा वो आपके पास जो है उसकी फर्मेंटेशन भी हुई होगी, इसलिए उसकी प्राइस हाई होती है। लेकिन अगर हम देखें, एक हनी है लाइट कलर का है और आपको उसमें वाइट कलर के कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स से नज़र आ रहे हैं, तो वो आपके पास जो, या आप घर ले आते हैं ना, तो कुछ अर्से बाद ऐसा होता है कि हनी में ऊपर जो है वो आपको ब्राउन कलर रह जाता है और नीचे जो है वो शुगर बैठना शुरू हो जाती है, नीचे सेटल डाउन हो जाती है। उसका ये होता है कि वो कंटेमिनेट किया होता है किससे, आर्टिफिशियल इन्वर्ट शुगर से या आपके पास शुगर केन सिरप से। अब क्या होता है, अडल्ट्रेंट, ये जो अडल्ट्रेंट है इनको हम चीपर सब्स्टिट्यूट्स भी कहते हैं। इससे आपके हनी की प्राइस तो लो हो जाती है, लेकिन वो इम्प्योर भी हो जाता है, प्योर नहीं रहता आपके पास। इससे ये जो, अगर हम इम्प्योरिटीज़ ऐड करते हैं, सब्स्टिट्यूएंट्स ऐड करते हैं, ये ना सिर्फ आपके पास हनी की ऑप्टिकल प्रॉपर्टी को चेंज करते हैं, बल्कि ये आपके पास उसके जो नेचुरल अरोमा और फ्रेगरेंस है वो भी चेंज कर देते हैं। इसीलिए जब हम हनी है वो डिफरेंट टेस्ट के आपको मिलते हैं, उनका एक जो स्पेसिफिक टेस्ट होता है उसका नहीं मिलता। वो आपको बहुत कम मिलेगा, लेकिन उसकी प्राइस, अगर वो मिल जाए तो उसकी प्राइस हाई होगी। अव्वल तो आपके पास जो है आजकल बहुत मुश्किल होती है कि आपको प्योर हनी मिले। अगर हम बात करें यूजेस की, तो हनी को पहले यूज़ किया जाता था फॉर कोल्ड, कफ, फीवर, सोर थ्रोट, टंग एंड ड्यूडेनल अल्सर के लिए, लीवर डिसऑर्डर्स के लिए भी यूज़ किया जाता था, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, किडनी डिसऑर्डर्स एंड अदर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस के लिए भी इसको यूज़ किया जाता था। इसको अप्लाई किया जाता है एज अ रेमेडी ऑन ओपन वुंड्स आफ्टर सर्जरी, लेकिन ये आप पहले यूज़ करते थे, अब इसको यूज़ नहीं किया जाता। ये प्रिवेंट करता है इन्फेक्शन से और आपको हीलिंग को क्या करता है, प्रमोट करता है। इसको यूज़ किया जाता है लोशंस में, कॉस्मेटिक्स में, और शैम्पूज आपने देखे होंगे, सोप्स देखे होंगे, उनमें भी हनी एज अ इंग्रेडिएंट जो है वो इंक्लूड होता है। क्रीम्स में यूज़ किया जाता है, बाम्स में और इन्हेलेशन में। आज के बात करें तो आज हम इसको यूज़ करते हैं एज एन इंग्रेडिएंट इन कफ सिरप। कफ सिरप्स में इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। और ये आपके पास क्या इंड्यूस करता है, स्लीप, ये आपके पास डायरिया को क्योर करता है और ट्रीटमेंट करता है एस्थमा का, इसलिए उसमें भी इसको यूज़ किया जाता है। आपने देखा होगा कि आपको जब भी आपका गला ख़राब होता है तो आपको बहुत से डॉक्टर हैं वो ये रेफ़र करते हैं कि आप जो है ना गर्म पानी में थोड़ा सा हनी ऐड करें और ना उसको पिएं, वो सोर थ्रोट को ट्रीट करता है। इसके अलावा हनी को एज अ स्वीटनिंग एजेंट के तौर पर भी यूज़ किया जाता है। इसको बेकिंग में भी यूज़ किया जाता है, कुकिंग पर्पस के लिए भी यूज़ किया जाता है, लेकिन यहाँ पर हमने फार्माकोलॉजिकल एक्शंस उसके देखे कि हम उसको उसमें किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब होपलेस मेडिकोस। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है या आपकी कोई भी सजेशन है, देन कमेंट बिलो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।